नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप लोग हैं भाई? आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आओ ज्योतिष सीखें। विषय है चंद्रमा का रिलेशन बृहस्पति के साथ, रिलेशन बिटवीन जुपिटर एंड मून। बातें हो गई थी चंद्रमा से बुध के संबंध का, आज बारी बृहस्पति का। अरे भाई, जो बृहस्पति है ना, इसका नाम ही है गुरु, श्रेष्ठ, सुरु गुरु, देवताओं का गुरु। और हमारे सौर मंडल का जो सबसे प्रभावशाली प्लेनेट, उसका नाम बृहस्पति है। सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण हमारे गुरु के पास, बृहस्पति के पास है। ये पित्ताधिपति हैं, आकाश तत्व हैं। सेंसरी ऑर्गन में देखा जाए जो हमारे कान हैं, ये इनको रिप्रेजेंट करते हैं। नाद, अभिव्यक्ति का भाव नाद है। ये नाद आकाश से उत्पन्न हुआ। खैर, शून्य और चंद्रमा प्रमुख कंपोनेंट। ग्रहों के साइंटिफिक व्याख्या में सर्वाधिक चंद्रमा किसके पास है? तो बृहस्पति के पास है। चंद्रमा बड़ा करीब, पृथ्वी बृहस्पति बहुत दूर, बड़ा दूर वाला, और एक बड़ा करीब वाला। एक पानी, वाटर स्पेस चंद्रमा, एक बड़ा ग्रह पित्ताधिपति। अतः दोनों एक दूसरे के बड़े कंपोनेंट हो गए। ज्योतिष आप पढ़ेंगे तो एक शब्द आता है ना, गजकेशरी योग। इसका क्या तात्पर्य होता है भाई? आइए समझा जाए। गज माने हाथी होता है, और केशरी माने शेर, लायन। क्या इसका क्या मतलब हुआ? का जो मन है, जो चंद्रमा है, वो हाथी है, बड़ा भारी है भाई। पुराने जमाने में जब ये नाम चुना गया था, तब सबसे वेट नापने वाला जो मेजरमेंट था, वो मन था ही। मन बड़ा भारी होता है, कि मन हम पे हावी रहता भाई। कभी अच्छे अच्छे दिमाग को काम नहीं करने देता ये मन। तो सब मन की कागरता नहीं है, मन बेचैन है, मन बहुत परेशान है, मन स्थिर नहीं हो रहा है। ऐसी बातें सुनने को मिलती है। उस गज को, उस मन को जो कंट्रोल कर पाता है, जो नियंत्रित कर पाता है, उसका नाम बृहस्पति है। केसरी, इसको शेर जैसा दहाड़ने वाला कहते हैं। खैर, अब इस समीकरण का लाभ क्या होता है? मैं कहा था एक बार अब्दुल रहीम खान खाना का, वो मैंने पढ़ी थी ना चौपाई। यदा मुश्करी करकटे वा कमाने, यदा चश्मखोरा जमी आसमाने, तदा बालका क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। यह तो बात लिख दिया हमारे रहीम खान खाना साहब ने। मुश्किल माने बृहस्पति, करकटे या कमाने, करके धनु में हो। आचार्य शुक्र को लिया कि वो वृक्ष में हो या तुला में। खैर, बात तो बृहस्पति की हो रही है। आइए, ये बड़ा वाइट है, इसका नाम जीव है। मैंने इसके बिना हम जीव की कल्पना नहीं कर सकते। मैंने जीव का जो बीजारोपण है वो आकाश तत्व से है। हमारी पृथ्वी भी, हमारी धरती माँ भी गर्भवती होती कब? जब आकाश से वर्षा होती, जब वीर्यकरुण की वर्षा होती है। देखा हुआ ना, वर्षा के बाद जब शरद ऋतु आती है ना, मर्क्यूरी से पृथ्वी का अपनी ऋतु कहते हैं ना। इसका मालिक स्वयं बुध है, मरकरी है, जो हमारी पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है। हमारी पृथ्वी कितनी हरी भरी हो जाती है, कितना सौंदर्यपूर्ण हो जाती, लगता है पृथ्वी अलंकृत हो गई है। भिन्न रंगों के फूल खिल जाते हैं, तमाम हरे सुंदर सुंदर पौधे निकल जाते हैं, और पृथ्वी की शोभा इसी में। करो हाँ, फूल नहीं निकले, प्लांटेशन हो, हरा भरा गायब होता है, तो उसे कहते हैं ऊसर बंजर भूमि है भाई, पथरीली भूमि है भाई। खैर, आइए, अब ये चंद्रमा बृहस्पति का संबंध कैसा होता है? राशियों के बंटवारे में चंद्रमा को कर्क मिल गया, और बृहस्पति को धनु मिल गया, 9 नंबर और 12 नंबर मिल गया। ये सब अंत वाले हैं। चंद्रमा वर्गांत है। 12 राशियों के 3 वर्ग हैं, और क्रमशः जो वर्गांत है वह है 4, 8, 12। ये वर्गांत है। और जो बृहस्पति है वो भी अंत है। वो कौन सा अंत है भाई? कांकांत, राशांत का जो 9 है वो गिनतियों के अंत में इकाई है। और कहा जो मम्मी ने 12 है
वो राशियों के अंतिम में कहीं 12 राशि शांत हो गया भाई। यानी दोनों अंत अंत वालों से बड़ी अच्छी मित्रता होती है। समान दुखी लोग मिल जाए ना तो बड़ी अच्छी मित्रता हो जाती है, सहानुभूति पैदा हो जाती है भाई। आइए अब दोनों का संबंध कैसा होता है। मानिए ये लग्न में हो एक साथ, केंद्र में इन दोनों के संबंध को बड़ा अच्छा माना गया है। लगन में हो तो क्या होगा, कहा बड़ा ओजस्वी, बड़ा ऊंची औरा वाला, बड़ा प्रभावित, राजा के भांति जीवन जीने वाला, अधिक संतानों को जन्म देने वाला, मेधावी, प्रतिभावान, फिजिकली शरीर की बनावट के आकार से भी और बौद्धिक से भी दोनों में बड़ा इंप्रेसिव, खींचने आकर्षित कर लेने वाला। पर केंद्र के चौथे भाव में क्या होगा भाई, कहानी राजकुल में पैदा होने वाला। अगर सामान्य कुल में पैदा भी हो जाए तो जो विकास होगा, जो वृद्धि होगी, वो राज्य कुल जैसे हो जाएगा, धन्य धान्य से परिपूर्ण, बड़ा मातृभक्त है बात, और विभिन्न तरह के भोजनों का शौकीन, वो व्यंजना, बड़ा अच्छा मंत्रणा देने वाला, राजा का मात्य या मंत्री, बड़ा सम्मान पाने वाला। पर यही अगर सप्तम भाव में तो कला कुशल, बड़ा कलाकार, बड़ा क्रिएटिव, संरचना करने वाला। और अगर पुरुष है तो स्त्रियों को आकर्षित करने वाला, स्त्री है तो पुरुषों को बड़ी प्रिय लगने वाली, मातृसत्ता बड़ी निपुण, परफेक्शन ऑफ द फीमेल, लेकिन परेशान ना, गर्म हार्मोन वाली। और यही दसम भाव में हो जाए तो पराक्रम भाव हो जाए ना, का बड़ा पराक्रम, राजा या राजा के समान जीने वाला, शास्त्रार्थ में निपुण, गणितज्ञ, चातुर्य, बड़ा उत्तम साहित्यकार, एक बड़ा अच्छा साइंटिस्ट हो जाए, प्रोफेसर हो जाए, लेक्चरर हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, बड़ा परफेक्ट लायर हो जाए। आइए ये तो रहा इन दोनों के समीकरणों का केंद्रों में बात। पर यदि मूलक त्रिकोण में क्या कहा जाए भाई, अब मूलक त्रिकोण में कौन कौन सी राशियां आती है भाई, कहा वहां आता है कुंडली का तृतीय भाव और पंचम भाव, नवम भाव। अगर ये ग्रह तीसरे भाव में आ जाए, तीसरे समीकरण, तो कहा बड़ा अच्छा वाचाल, वाणी में रिच, अपनी बातों से प्रभावित कर लेने वाला। 5 नंबर वाले तो कहा बड़ा प्रतिभावान, बड़ा ज्ञान की गहराई में जाने वाला, थोड़ा अधिक ज्ञान होने से थोड़ा बीमार मन वाला भी कहा जाएगा। इसी समीकरणों में थोड़ा टेंडेंसी ऑफ ओसीडी होता है, ऑब्सेसिव कंपल्सन होता है। पर अगर यही कॉम्बिनेशन कुंडली के 8वें भाव में आ जाए तो, अष्टम भाव में, तो हमेशा परेशान रहने वाला, अर्थ की असुरक्षा से ग्रस्त, अतृप्त भाव वाला, इतना ही तो कहाँ है, कभी तृप्त, नेवर सेटिस्फाई, हमेशा कर्ज में जी लेने वाला, एक कर्ज अभी खत्म किया, नया कर्ज उठा लिया। यही समीकरण और कुंडली के एकादश भाव में ग्रह में कार्य मतलब क्या हुआ है, कहा पिता पुत्र में वैचारिक भिन्नता, कन्या से सुख प्राप्त करने वाला, सुदूर रहने वाला, बाहर जाके विदेश जाके बड़ा कमाने वाला, बहुत धन अर्जित करने वाला, बहुत मेहनती, प्राकृतिक शूरवीर कहा जाए और प्रतिभावान भी कहा जाए। पर ही पैर फटमा जाए, दूसरे भाव में आ जाए तब क्या कहा जाए भाई, दूसरे में आ जाए, कुंडली 6ठे भाव में आ जाए तो क्या, द्वितीय में बड़ा धन धान्य वाला, अनकाउंटेबल, जिसकी गणित संभव नहीं, बड़ा प्रभावित कर लेने वाला, शून्य से आगे बढ़ जाने वाला, कुछ था ही नहीं और बहुत संपन्न हो गए, बड़े नामी ग्रामी हो गए भाई। सेकंड वाले भाव। अब आगे बढ़े, यही समीकरण 6ठे भाव में हो तो कहा खराब, अपनी बातों शत्रु पैदा कर लेने वाला, भाषा में अहंकार, क्रोधी, बड़ा कम श्रोता, किसी की बात आधी बात सुन के परेशान उद्वेलित हो जाने वाला, और भयंकर मनोरोग से ग्रस्त,
या न्यूरो डिसऑर्डर, किन्हीं किन्हीं कुंडलियों में तो ये भयंकर प्रॉब्लम पैदा कर देता है। अभी एक कुंडली मैंने देखी पिछले दिनों में, मेरे पास आया था, तो क्या था कि चंद्रमा बृहस्पति नाम के ग्रह दोनों कुंडली के 6ठे भाव में थे। किसमें थे? धनु राशि में थे। शरीर में वही बैठा था। बड़ी चिंता हुई देख के, मालूम हाँ साहब इनको तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, मायोपैथी है, ये कमर से नीचे का हिस्सा अपंग है, इनका जीवन व्हील चेयर पर है। कब से है? कहा पिछले 35-40 वर्षों से है। जब उम्र उनकी करीब 30-32 की थी तो उस अवस्था थे। दिमाग बहुत तेज था। दिल्ली विश्वविद्यालय में लेक्चर में, प्रोफेसर में, ऊंचे पद पे, ज्ञान बहुत तेज, और विवाह भी ऐसे परिवार में हुआ उस महिला का कि बड़ा संपन्न परिवार, नामी का परिवार कहा जाता। तो धन वैभव से भरा हुआ, लेकिन अपंगता, वाणी में क्रोध, अग्रेशन। पर अगर यही समीकरण बाई देवी कुंडली के 9वें भाव में हो तो क्या होगा भाई? कहा बड़ा भाग्यशाली, अत्यंत भाग्यशाली, कि प्रयास किया 4 आने, अचीवमेंट हो गया 14 आने। पर अगर अन्य इसको बैलेंस नहीं करें तो 9वां भाव बड़ा गर्म होता ना, तो बड़ा भाग्यशाली अचीवर, लेकिन हमेशा परेशान रहने वाला, शत्रुओं के भय से पीड़ित। लोग मुझसे जलन कर रहे हैं, लोग मुझसे ईर्ष्या कर, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, तो पेशेंट ऑफ इल्यूजन, या कहीं कहीं से हम कहते हैं अंग्रेजी में पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी पैदा कर देता है क्या? अब अगर यही समीकरण कुंडली के 12वें भाव, 12 हाउस में, तो क्या होगा भाई? कहा बहुत पैसा कमाने वाला, कभी राजा कभी गरीब, पैसा पा लिया, कमा लिया, खर्च किया, कोई चुनाव लड़ गया, शेयर मार्केट में चला गया, उड़ा दिया, फिर कमाया, फिर लग गया, फिर कमाया, फिर वही काम किया, तो अमीर गरीब, मैंने जंपिंग लाइफ, ऊपर नीचे होने वाला। अन्य ग्रहों का सपोर्ट ना हो तो फिर क्या होता है? आंख का पेशेंट, नेत्र रोगी, आंखों की रोशनी बहुत कमजोर, और हमेशा पत्नी से दूर रहने वाला। एक साथ इकट्ठा हो जाए, मीटिंग बैठ जाए तो मीटिंग भले नॉर्मल हो जाए, अंत में लड़ाई हो ही जाती है। ये तो था चंद्रमा बृहस्पति कोरिलेशन। इतनी ही नहीं, मैंने कहा बृहस्पति प्रमुख गुरुत्वाकर्षण है। हम जो खड़े हो रहे हैं उसमें 2 गुरुत्वाकर्षण है, एक ऊपर से, एक नीचे से। जो ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बृहस्पति का कहते हैं, जो नीचे से वह पृथ्वी का आकर्षण है। इन दोनों के इस आकर्षण से हम केंद्रित खड़े हो रहे हैं। जब कहीं बिगड़ जाता है तो हम अपंग हो जाते हैं। जितनी इस तरह की बीमारियां होती हैं वो इन समीकरणों में ही होती हैं। आपको समझाने के दृष्टिकोण से, क्योंकि विषय ज्योतिष का है और शिक्षा का विषय है, तो जिन बच्चों को पोलियो की बीमारियां होती या जिन इंसानों को पोलियो से ग्रस्त होते हैं वो कैसे होता है? अगर बृहस्पति नाम का ये प्लेनेट, जुपिटर नाम का ये प्लेनेट अगर तुला राशि में और शुक्र भी साथ में बैठ जाए, या शुक्र की दृष्टि बैठ जाए, और शनि नाम का जो तुला का सेफर है, मजबूत है ना, वो कमजोर हो जाए, वो महसूस हो जाए। चंद्रमा बृहस्पति की अपेक्षा शनि के करीब चला जाए तो अपंगता होती, पोलियोग्रस्त होता है। चंद्रमा नाम का प्लेनेट अगर कुंडली के 6ठे में हो, किसी गर्भ राशि में हो, मेष में हो, धनु में हो, ऐसे राशियों में, और बृहस्पति तुला में हो, 4-7 का कॉम्बिनेशन हो या 9-7 का कॉम्बिनेशन हो, 9-7 मैंने भाग्य भाव है, 4-7 में चतुर्थ भाव है, तो वहाँ पोलियो की संभावना बढ़ जाती है, अपंगता की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे समीकरण है, अनंत समीकरण है। और बृहस्पति तो बहुत गहराई वाला जीव, इस पर जीव की कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा प्लेनेट है भाई। तो हम अभी इस चर्चा को ही विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम लोग फिर बात करेंगे किसका? चंद्रमा और शुक्र का, उन दोनों ग्रहों का जो जल प्रधान है, मोह प्रधान है, और मधुरता का मालिक शुक्र भी है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह है। इस पर हम चर्चा अगले एपिसोड में करें। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम।